हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लोकल गवर्नमेंट और ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनका वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो हमारा है लोकल गवर्नमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाउन्स में, सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में एंड कंट्रीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा लोकल गवर्नमेंट, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ, अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें हमारा लोकल गवर्नमेंट कैसा है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उनका इम्प्लीमेंटेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उनका क्रिटिसिज्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, PRI, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इंडिया में ये कैसा है, ये है हमारा 3 टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसे हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है, ये है एक एजेंसीज जिनका काम है वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना। तो कौन से वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम्स, वो वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम्स जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है ताकि उनका भविष्य जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो है ये लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ये इम्प्लीमेंट करने में मददगार साबित हो। तो जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है उसमें क्या होता है, अगर पावर्स एक के पास ही होती है तो उसमें जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसा कि हमारा जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन था उस टाइम पे भी हुआ था कि जो पावर सेंट्रलाइज थे यूएसएसआर के पास, और उसमें क्या हुआ, आपस में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो क्या हुआ, हो गया डिसइंटीग्रेट हो गया और इसमें विनर हो गया हमारा अनदर ब्लॉक, हमारा जो यूएसए था वो। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि सेंट्रलाइजेशन से बेटर है कि उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और शेयरिंग ऑफ पावर हो जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनके बीच और जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट पावर होल्डर हैं उनके बीच। ठीक, अब देखिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो लोकल गवर्नमेंट का ये क्या होता है, ये होता है हमारा गवर्नमेंट एट द विलेज एज वेल एज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे हम पंचायत के नाम से भी जानते हैं, ये कोई सरपंच या मुखिया हैं जो कि बाकी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उन्हें सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। बिल्कुल जो कॉमन पीपल हैं वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और उससे रिलेटेड उनको सॉल्यूशन एट इंस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, आइदर वो रिलेटेड तो हो हेल्थ तो हो से हो, एजुकेशन से हो, उनके नॉर्मल डिस्प्यूट से हो, छोटे मोटे झगड़े से रिलेटेड हो, कोई प्रॉपर्टी राइट्स हो, फील्ड का हो, खेत का हो, डिफरेंट समस्याएं जो है उनका उनको निदान वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अब क्या है, लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, डे लाइफ में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या प्रॉब्लम्स में है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो हमारा क्या है, लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट का क्या है कि जो लोकल नॉलेज है और लोकल इंटरेस्ट है, जो लोकल नॉलेज है, जो लोकल इंटरेस्ट है, वो क्या हेल्प करता है, वो एक एसेंशियल पॉइंट हो जाता है जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है उसके लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें डिसीजन किन के लिए बनाना है, इन्हीं लोकल पीपल के लिए तो बनाना है। तो उनकी लोकल नॉलेज हमें पता होगी, उनका लोकल इंटरेस्ट हमें पता होगा, तभी तो हम टू द पॉइंट जो पॉलिसीज़ हैं या जो स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। ये है हमारे लोकल गवर्नमेंट का कुछ फीचर्स। तो अब देखिए, अब डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। किन का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, जो पीपल्स हैं उनका। और क्या है, इट इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी किन की, जो पावर होल्डर हैं उनकी। और इसमें क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट होगा तो ये दोनों चीज़ों को इंश्योर कर पाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन पीपल के भी और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी, जो शेयर जिनके पास पावर्स हैं, जो पावर होल्डर्स हैं उनकी भी। ठीक, अब देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर को एक जगह नहीं रखना बल्कि उनको डिफरेंट तरफ उनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल, और पावर को जो पीपल हैं उनको ज़्यादा पावर दे देना ताकि
उनको अपने लगे कि जो डे टू डे लाइफ है उसमें उनकी भी बात हो रही है और उन्हें जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहिए उस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है। तो द लॉज अबाउट लोकल गवर्नमेंट आर इन द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ डायरेक्शन टू द डेमोक्रेटाइजेशन। तो डेमोक्रेसी का जो मेन मोटो है कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए बनी है, उनका जो एक मेन मोटो है वो स्टेप को पूरे करने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट लिस्ट होते हैं, कौन कौन से लिस्ट होते हैं, हमारा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और इस स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हमारा 1919, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया जो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस थे उसके अकॉर्डिंग। और इसमें ये ट्रेंड हमारा कब तक कंटिन्यू किया, जब तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तब तक। और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर हो, जो भी इकोनॉमिक पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो, वो कहीं एक जगह एक्यूमुलेटेड ना हो, एज वेल एज जो पॉलिटिकल पावर है वो भी कहीं एक जगह ना हो, जबकि उन्हें डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा माना कि अगर विलेज पंचायत को हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसे स्ट्रांग बनाते हैं, तो ये एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन का एक मीन्स होगा। उसको अचीव करने में ये हमारा एक पॉइंट होगा और एक ही हमारा मीन्स होगा कि जो विलेज पंचायत है अगर हम उसे स्ट्रांग कर रहे हैं तो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत है उसने कुछ एडिक्वेट इम्पोर्टेंस नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो हमारा पार्टीशन का टाइम पे जो उथल पुथल थी उस टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं तो उस प्रोविंसेस को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा और सबको अगर सेपरेट पावर्स दे दी जाए तो सब अपनी मनमानी करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी पावर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए ताकि उसकी देखरेख में बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो इजीली वर्क कर पाएँ, ठीक। इसके अलावा इसे एडिक्वेट इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल पाया लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो हमारे BR अम्बेडकर साहब थे उनका ऐसा मानना था कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे रूरल सोसाइटी है उसमें कास्ट रिडन नेचर है, वहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप हैं वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सप्रेस करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो सबका जो रिप्रेजेंटेशन देने की जो बात कही गई है उसके अलावा इसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो डोमिनेंट ग्रुप है बस उन्हीं की चलती हो, उन्हीं का पावर रहे और जो अनरिप्रेजेंटेड है वो अनरिप्रेजेंटेड ही रह जाए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हुए, ठीक। आप यहाँ तक समझ गए, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में था उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि पीपल का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, प्लांटेशन में, गवर्नमेंट के स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर जो डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन में, कैंपेन करने में और बहुत सारी चीज़ें स्कूल्स बनवाने में, जो डिफरेंट लोगों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको करने के लिए पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार उन्हें ही वो काम है जो उनके ही लिए वो काम है जो हो रहा है और उनकी उसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो इसके एवज में क्या हुआ कि जो गुजरात और महाराष्ट्र थे उन्होंने एक लोकल बॉडी को किया इम्प्लीमेंट, जिसके हिसाब से 1960 में उन्होंने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक। फिर 1987 में भी लोकल गवर्नमेंट इनिशिएट हुआ और 1989 में PK थंगन कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी जाए। और ये जो डिफरेंट स्टेट्स थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट थे, जैसे कहीं 3 टियर था, कहीं 2 टियर था और कहीं 4 टियर ऑफ द गवर्नमेंट था। अब और क्या थे लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे उन्होंने पीरियोडिक इलेक्शन को क्या किया, प्रोवाइड किया, किसमें, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और अप्रोप्रिएट फंक्शंस को उनको गाइड किया कि आपके कुछ ये फंक्शंस हैं, आप कुछ इसके हिसाब से काम कीजिए, और कुछ फंड्स को भी रिकमेंड किया गया, ठीक है। अब देखिए अब ये जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट है ये इसी के थ्रू चलता गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें इसकी शुरुआत हुई 1989 में, जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, ठीक है, जिसका कि एम था कि स्ट्रेंथन करें लोकल गवर्नमेंट को और इंश्योर करें यूनिफॉर्मिटी को, उनके स्ट्रक्चर के यूनिफॉर्मिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और
एक फंक्शनिंग, एक जो कंट्री का फंक्शनिंग हो उसको एक स्मूथ फंक्शनिंग के रूप में बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि हमने अभी जाना कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टीयर्स वो लोग फॉलो करते थे, तो उसको यूनिफॉर्मिटी, उसमें स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी के लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और अमेंडमेंट किया, 2 अमेंडमेंट्स। तो इसमें जो हमारा 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए जो कि पास किया पार्लियामेंट ने, और जो 73rd अमेंडमेंट थे उन्हें कहा गया रूरल लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसे हम ऐसे भी PRI के नाम से जानते हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और 74th अमेंडमेंट को उन्होंने क्या कहा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक, ये 1989, 1992 और तब जाके ये 1993 में ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे उनको कम टू फोर्स, मतलब उनको एक्टिव कर दिया गया और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशंस होना शुरू हो गए। तो 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट था उन्होंने जो रिकमेंड किया वो 3 टीयर स्ट्रक्चर किया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। और 3 ये जो टीयर स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग 3 टीयर में उन्होंने इंक्लूड किया ग्राम पंचायत को, जो कि जो था लोअर, सबसे नीचे टाइप पे था। उसके बाद था इंटरमीडिएट लेवल पे, सबसे निचले लेवल पे था ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल पे था हमारा मंडल, जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं। और एपेक्स पे था, टॉप पे था हमारा जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत का काम क्या था, वो एक विलेज को कवर करता था या एक ग्रुप ऑफ विलेज को कवर करता था। ठीक, उसमें डिफरेंट जो थे हेड वगैरह होते थे और वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे बाय द कॉमन पीपल। ये था हमारा मंडल, ब्लॉक या तालुका, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल था, जिनका की काम था ग्राम पंचायत को के प्रॉब्लम्स को वो आगे प्रोसेस करना, और अगर उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम लगता है जो उनके लेवल तक वो अगर उन्हें कंप्लीट या ठीक कर पाए तो उन्हें उनका सॉल्यूशन भी देना। इसके अलावा है जो एपेक्स बॉडी था हमारा 3 टीयर स्ट्रक्चर का, वो है जिला पंचायत, जिसका काम था कि जो इंटायर एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करना, और जो भी रिपोर्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना। तो इस 73rd अमेंडमेंट के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हो, फाइनेंस कमीशन कैसा हो, इलेक्शन कमीशन कैसा हो। तो जिसके अंतर्गत हमारा इलेक्शन सिस्टम कैसा हुआ, वो डायरेक्टली बाय द पीपल हुए। पीपल डायरेक्ट एक्यूमुलेट होते थे और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और जो पंचायत का टर्म था वो 5 ईयर्स का टर्म था। और ये भी एक प्रोविज़न उसमें दिया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है पंचायत को डिसॉल्व करती है 5 साल के जो टर्म है उससे पहले, तो एक फ्रेश इलेक्शन का भी प्रोविज़न दिया गया। और ये फ्रेश इलेक्शन जो है, अगर उसमें ऐसा नहीं है कि जो फ्रेश इलेक्शन है वो वापस 5 साल के टर्म के लिए होगा, नहीं, वो जो बचा हुआ टर्म है वो उसके लिए होता है। और नेक्स्ट फिर 5 ईयर के लिए वो एक फ्रेश इलेक्शन जो है, जो जैसे शेड्यूल चल रहा था उसके अकॉर्डिंग वो कंडक्ट करा दिया जाता है। और जैसा कि 73rd अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में, और जो इमीडिएट इलेक्शन आफ्टर डिसॉल्यूशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया तो उसके बाद इमीडिएट इलेक्शन का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, जो कि 73rd अमेंडमेंट में फिर उसे चेक करके उसे फिर अच्छा बना दिया गया। ठीक, अब देखिए रिजर्वेशंस। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि इक्वालिटी और जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने ये भी कहा है कि रिजर्वेशंस भी दिए जाएं ताकि जो बैकवर्ड या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उन्हें एक मेन स्ट्रीम लाइन में इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल द पंचायत इंस्टीट्यूशंस उनमें रिजर्व कर दिया गया वुमेन को। और ये रिजर्वेशन ऐसा नहीं था कि बस वो जनरल कैटेगरी के ही सीट के लिए हो, रैदर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो बैकवर्ड कास्ट थे उनमें भी 1/3 जो है पोजीशंस ऑफ द पंचायत उनको रिजर्व कर दिया गया फॉर द वुमेन। ठीक, और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया सारे लेवल्स, जो 3 लेवल्स थे उनके अकॉर्डिंग इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जितना उनका पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उन्हें उनको जो भी है उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता था, हमारे SC ST और OBC माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं जैसे सरपंच वगैरह हुए, उनके लिए ही नहीं बल्कि जो हायर जो एपेक्स बॉडी पे होते हैं, जिला परिषद पे होते हैं, उसमें भी जो चेयरपर्सन है या अध्यक्ष हैं उनके पोजीशन में भी ये रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो सब्जेक्ट से डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में होते हैं उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया। तो टोटल इसमें 29 सब्जेक्ट को थे जो अर्लियर स्टेट लिस्ट में थे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया किसमें, हमारे जो पंचायत जो है उनको हैंडल कर पाए उनमें।
और उनको लिस्ट किया गया 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इन सब को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड कर दिया गया, ताकि जो एक डेवलपमेंट और वेलफेयर का जो मोटो, जो एम और जो गोल लेकर गवर्नमेंट ने इसे बनाया है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो इजिली अचीव हो पाए, ठीक। और ये एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो उनकी फंक्शनिंग है, जितना उनके एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में आता है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाए। अब देखिए सब कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ लिस्टेड है जो 11th शेड्यूल में है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द जो हमारे PRI हैं उनका, ठीक। तो वो कैसे हो सकता है, कुछ लिस्ट जो भी उस कंसर्न्ड लोकल एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इसमें शॉर्ट आउट हो जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, सारे जो प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड हुआ, एजुकेशन रिलेटेड हुआ, प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट लोग के कम्युनिटी के बीच में अगर कुछ झड़प या कुछ झगड़ा हो जाता है वैसा हुआ, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस हैं, फैमिली वेलफेयर है, कैंपेनिंग का है, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, ठीक है। हॉस्पिटल्स कैसे बने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा हो, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रोड का फॉर्मेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हो, पॉवर्टी का एलिविएशन हो, और एक इक्वालिटी और जो एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो वो कैसे हो पाए, वो सारे सब्जेक्ट्स को इन लिस्ट में जो है उनको इंक्लूड कर दिया गया है एज पर द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा ग्रास रूट लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी है, वो इजिली इम्प्लीमेंट कर पाए, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम और जो भी आइडियाज़ और प्रोग्राम्स हैं उनका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो हो पाए फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप लेवल, ठीक है। अब देखिए वो जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी डाला गया, जिसके थ्रू क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करेगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्शंस को कंडक्ट करना, कहाँ, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। और ये जो ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये ऑटोनोमस है, इनकी स्वायत्त है, और ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसा है वैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर कुछ है। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर हैं, और इनका लिंक नहीं है किनसे, जो कंट्रोल ऑफ इलेक्शन है उनसे, उनका जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं, क्योंकि इनका काम है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, और जैसे भी हो प्रॉब्लम्स हो इलेक्शन से रिलेटेड उनको शॉर्ट आउट करना। अब देखिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनका काम क्या होगा, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू फाइनेंस कमीशन कैसा हो, तो जब डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट लिस्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट करवाना है तो उससे रिलेटेड है, उससे मतलब ज़रूरत है कि फाइनेंस की भी ज़रूरत हो और कुछ जो मनी हो उनकी भी ज़रूरत हो, तो उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी किया अपॉइंट, जो हर 5 साल पे जैसे इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट उसी टाइप से इसे अपॉइंट किया, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ कैसा हो उसकी जानकारी दी गई, और स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको देखा गया, और रूरल और अर्बन गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो उसे देखा गया। वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक वर्किंग और फंक्शन था कि जो भी रेवेन्यूज़ आई हो उसे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एज वेल एज जो लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें जो हमारा अर्बन और रूरल है उनके बीच कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंश्योर किया गया कि जो भी फंड है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल मैटर में ना हो, वो एक इक्वल में हो, जो कि एक डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए करे, और इसमें कुछ ऐसा ना हो कि जो डोमिनेंट ग्रुप है या कुछ पॉलिटिकल, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टिकल पॉलिटिक्स कुछ ऐसी ना हो जाए, कुछ ऐसे प्रोविजंस ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए एक एलोकेशन ऑफ फंड का एक जो प्रोविजन है उनको इंश्योर किया गया है, ठीक। अब देखिए जैसा हमारा 73rd अमेंडमेंट था उसी से रिलेटेड हमारा 74th अमेंडमेंट है, जैसा कि 73rd किसके रिलेटेड था हमारा, वो था हमारा रूरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है हमारा जो 74th वो होगा हमारा अर्बन एरियाज़ के रिगार्डिंग, ठीक। तो ये जो सारे जो भी चीज़ें हैं जैसे डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो सारी चीज़ें सेम है 74th अमेंडमेंट की, बस जो है डिफरेंस हो रहा है कि वो नगर पालिका के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जबकि वो किसके लिए था हमारा, जो डिफरेंट पंचायत थे, पंचायती राज थे, उनसे रिलेटेड था, ठीक। तो ये है हमारे दो जो अमेंडमेंट्स हैं वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक।
तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ द लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोविजन रखा है कि जो भी फंक्शंस हैं, वो जो लिस्ट ऑफ जो फंक्शंस हैं, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगा कि उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो लोकल बॉडीज़ के अंडर अगर उनका सुपरविज़न मिला वो तो वो ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे, तो वो उसमें वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे मैंडेटरी रखा है कि आप इसे करें ताकि एक जो डेवलपमेंट है वो ईजिली और इफेक्टिव वे में हो पाए। अब आइए समझते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो पाया है। जो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस हद तक अचीव हो पाया है। तो एट प्रेजेंट 3 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट जगह पे, जो हमारा रूरल और लोकल गवर्नमेंट है उनको मिलाते हुए, जिसमें 13 मिलियन वुमेन है जो रिजर्वेशन उन्हें दिया गया था 1/3 उसके अकॉर्डिंग। 4 लाख ग्राम पंचायत है, मतलब इफेक्टिव फंक्शनिंग जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का है वो वर्क कर रहा है। 6000 जो है इंटरमीडिएट लेवल टीयर्स हैं, मतलब जो 3 टीयर ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और 500 डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है जो दोनों अमेंडमेंट्स हैं उनके थ्रू। और इसके अलावा क्या है, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है वो अपने अचीवमेंट को अचीव कर रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा एटमोसफियर बनाने में सफल रह गए हैं कि जो पीपल का पार्टिसिपेशन हो वो इक्वल हो पाए और जो उनका गोल था वो अचीव हो पाए। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट बॉडीज़ के पास हो, वो ईजिली अचीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ इसमें बुराइयां भी हो रही हैं, कुछ इसमें खामियां भी हैं जिन्हें नोटिस किया गया है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो अपने जो लिस्ट हैं वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। जो भी स्टेट लिस्ट है ऐसा उन्हें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि कुछ सब्जेक्ट्स को आप लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कीजिए ताकि आपका बर्डन रिड्यूस हो और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ईजिली तय हो पाए। बट ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोकल बॉडी है वो इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पा रही हैं। और जो अगर उन्हें लोकल बॉडी का कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम्स को वो भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, और वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते वो जो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें बॉटम लेवल पे ही ख़त्म हो जाना था वो बढ़ते बढ़ते वो टॉप लेवल तक पहुंच जा रही है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा क्या है, लोकल बॉडीज़ को फंड बहुत कम दिया जाता है और उनकी डिपेंडेंसी क्या है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जिसके हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग उनकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है और उनकी जो इफेक्टिव जो है ऑपरेट करने की कैपेसिटी वो भी कुछ हद तक बाधित हो गई, क्योंकि अगर फंड उनके पास नहीं होगा तो वो इफेक्टिव वर्क कैसे कर पाएंगे। और उनकी डिपेंडेंसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा हो रही है, तो इससे भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार उन्हें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला तो जाता है बट उनके पास अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं होते। और इसके अलावा देखा गया है कि जो बहुत केसेस में ऐसा है कि रिजर्वेशन जो 1/3 वीमेन को दिया गया है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन उनका तो होता है लेकिन वो बस एज अ सेरेमनियल हेड हो जाते हैं और उनका काम वो उनके मेल मेंबर्स करते हैं जो उनके फैमिली के होते हैं, और उनका बस नाम का रहता है कि इस जगह से ये फीमेल है, बट उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जबकि वो रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट हो और उनका अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है जो इम्प्लीमेंटेशन है 73rd और 74th अमेंडमेंट का उनका। तो चलिए चैप्टर को हम ख़त्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था वो हम डिस्कस कर पाए या नहीं। तो हमने समझा आज लोकल गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में, हमने लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ देखा वो कैसे डेवलप कर रहा है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वो अभी कैसा चल रहा है। फिर हम जाने अबाउट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1993 से फिर इम्प्लीमेंट हुआ और अभी अच्छे से चल रहा है। फिर हमने देखा अबाउट डिफरेंट क्रिटिसिज्म जिनकी ज़रूरत है कि अभी उन्हें चेक किया जाए ताकि जो गोल है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का वो ईजिली हो पाए और जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है सेंटर स्टेट का वो थोड़ा रिड्यूस हो पाए और जो इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हैं वो ईजिली इंश्योर किए जाएँ। तो आपका इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप उसे देने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फॉर दिस नंबर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टिल नाउ। सो थैंक यू वंस अगेन।